गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी को। मेरी आवाज आ रही? बताओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बारिश नहीं हो रही आपकी तरफ? चलिए, सबसे पहले नहीं, अभी बारिश नहीं, रात में तो बहुत आंधी तूफान। अच्छा, चलिए सबसे पहले आज की तारीख है 3 मई, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग का सब्जेक्ट एजुकेशन है। इसके अंतर्गत आपको टेट, सी टेट, सुपर टेट, इन सब का एग्जाम देंगे, तो उसमें भी एजुकेशनल साइकोलॉजी एक कॉमन फैक्टर बन जाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो होता है कॉमन वे में आपका आता है साइकोलॉजी, ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें। लेकिन आज जो है ईद का त्योहार भी है, तो ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी भाइयों बहनों को, ठीक है। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मेरे मित्रों को, दोस्तों को, जितने लोग भी इस वीडियो को देखते हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, सभी को, ठीक है। ठीक। तो कल की डेट में हम लोगों ने एजुकेशनल साइकोलॉजी में किसका सिद्धांत पढ़े थे? जीन पियाजे का। जीन पियाजे के सिद्धांत को पढ़ने में हम लोगों ने पूरा टाइम कल इसी को दिया था। इससे रिलेटेड काफी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया था, समझा था इसके बारे में, ठीक है। तो जीन पियाजे में कल हम लोगों ने काफी पॉइंट्स को क्लियर किए थे। आज उसी के पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे में सबसे पहले जीन पियाजे ने किसी भी बालक की 4 अवस्थाएं बताई थी। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी थी? सबसे पहले आपकी पहली अवस्था थी सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी दूसरी कौन थी? प्री ऑपरेशनल स्टेज। और तीसरी आपकी कौन सी थी? तीसरी जो आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं, वो तीसरी कौन सी थी आपकी? बताओ। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। हाँ, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक, स्टेज है। इसमें इसमें हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इसमें कहता क्या है, इसकी बातें होती क्या है इसमें। आखिर इससे पहले जो है हम लोगों ने देखा कि जो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, उसमें हम लोगों ने 2 स्टेजेस पढ़े थे। कौन कौन से 2 स्टेज पढ़े थे, बताओ जरा। सर, पहला वाला हमने पढ़ा था सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष तक होता है। और इसका कीवर्ड आपने बताया था ऑब्जेक्ट परमानेंट, यानी वस्तु स्थायी होता है, बच्चे के मन में ही रहता है। और यहाँ पे बच्चा देखना, पकड़ना या उंगलियों को चूसना, ये सहज ही क्रिया कर लेता है। और इसी सहज क्रिया को आपने रिफ्लेक्टिव एक्शन बताया था, इंग्लिश में बोलते हैं। और इसमें आपने ये भी बताया था कि बच्चे अर्धभाषी शब्द बोलने लग जाते हैं। अर्धभाषी इन सेंस जैसे कि मामा में से सिर्फ माँ शब्द बोलना, और 1.5 वर्ष की आयु में कई काम करने लग जाते हैं इस सेंसरी मोटर स्टेज में। उसके बाद सेकंड वाला आपने बताया था कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका स्टेज जिसका टाइम पीरियड होता है 2 से लेके 7 वर्ष। और इसका जो आपने कीवर्ड बताया था, उसको सिंबॉलिक फंक्शन बताया था। और इसमें भाषा का तेजी से विकास होता है। और इसी स्टेज को आपने 2 भागों में बांट के बताया था। पहला ये बताया था कि प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज और दूसरा इंटेटिव स्टेज। प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज की आयु आपने 2 से 4 वर्ष बताई थी, जिसमें बच्चा 200 शब्दों को समझ लेता है। और दूसरा वाला जो इंटेटिव स्टेज आपने बताया था, इसमें 16,000 तक शब्दों को समझने लग जाता है बच्चा। और इसी में वो संरक्षण का सिद्धांत सीखता है, जिसको हम इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक। अब इसी में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ही आ जाएगा कि एक बालक अपने बड़े भाई या पिता की तरह किताब या समाचार पत्र को पढ़ने लग जाता है, या लड़कियां अपनी माँ की तरह खाना पकाने लग जाती हैं, तो यह जीन पियाजे ने कौन सी अवस्था में रखा है? बताओ। यह जो है कौन सी अवस्था में जाएगा? सर, ये प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में जाएगा। हाँ, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में जाएगा यहाँ पर।
ठीक है। 2 ये से 4 वर्ष में हाँ नकल करने लगता है बच्चा। 2 से 4 वर्ष तक या प्री ऑपरेशनल स्टेज में भी अगर आपको वो 4 ऑप्शन दिए तो वो प्री ऑपरेशनल, अगर इसमें भी अगर आपको इसके अंदर ही पूछता है तो प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में ये जाएगा। तो ऐसी लाइनें एग्जाम में एग्जैक्ट नहीं पूछता है, अप्लाइड जब करेगा अप्लाइड में ऐसे ही पूछेगा आपका। ठीक है, अप्लाइड में आपको ऐसे ही क्वेश्चन में क्वेरी करेगा यहाँ पर। तो ये क्लियर हुआ हम लोगों को। फिर इसी में हम लोगों ने संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा था। क्या पढ़ा था? संरक्षण का सिद्धांत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संरक्षण के प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। हाँ, कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन में क्या होता है? सर कंजर्वेशन में आपने ये बताया था कि किसी वस्तु की मात्रा पर उस वस्तु के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। नहीं, फॉर एग्जाम्पल याद रखना है कि मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वस्तु के आकार में, प्रकार में हम परिवर्तन तो कर दें, लेकिन उसकी मात्रा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन तो मैंने नहीं आपको होगा। जैसे आप एग्जाम्पल सॉरी हाँ जी, एग्जाम्पल आपने बताया था जैसे कि हम कोई लिक्विड लेते हैं और लिक्विड को छोटे ग्लास में रखते हैं और उसी लिक्विड को अगर हम बड़े ग्लास में रखते हैं तो मात्रा तो वही रहेगा, बट बच्चे के मन में बच्चा ये सोचेगा कि जो बड़े ग्लास में हमने उस लिक्विड को रखा है उसमें ज्यादा क्वांटिटी में आएगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही हम लोगों ने इतने पॉइंट्स को क्लियर कर लिया था। यहाँ तक हो गया था ना पूरा का पूरा क्लियर। अब हम लोग आते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात क्या क्या कहेगा यहाँ पर। ठीक है, इसको वन बाय वन अब डिस्कस करते हैं हम लोग कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या आएगा आपका। बताओ, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की जो हम बात करते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होगा? इसमें आपने रिवर्सिबिलिटी बताया। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को सबसे पहले इसमें देखते हैं 7 वर्ष की लगभग 6 या 7 वर्ष की उम्र से लेकर ये जो है 12 वर्ष तक की चलता है। कुल मिला के कह सकते हैं कि ये लगभग 6 या 7 वर्ष की उम्र से लेकर आपका 12 वर्ष तक चलता है। ठीक है, इसी में 11 या 12 वर्ष तक चलता है। यहाँ पर कहीं कोई कंफ्यूजन ये रहता है तो, लेकिन अगर अप्रोक्सीमेट मानेंगे तो यहाँ 7 से 12 मानते हैं। कभी कभी ये भी लिख कर आएगा तो आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक ठीक है, यहाँ पर ये होता है। अब वहां पर बच्चे के अंदर इतनी चीजें तो समझ में आ गई। अब इसमें कहता है कि प्री कॉन्सेप्चुअल, इसको बोलते हैं मूर्त संक्रिय अवस्था। मूर्त संक्रिया अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है? यह लगभग इतने वर्ष तक कहता है। इस अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक, जो पूर्व संक्रियात्मक मतलब प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज की जो अतार्किक चिंतन, जो अतार्किक इन लॉजिकल वे में थी, उन सब चीजों को वो बालक नहीं समझ पाता। मतलब कि जो संरक्षण का सिद्धांत था, संरक्षण के सिद्धांत में वो इसमें जो है उसमें बालक संरक्षण के सिद्धांत को नहीं समझ पाता है। ठीक है, उसमें बालक जो, मैंने संरक्षण का सिद्धांत उसमें बताया जरूर है, उसमें ये बताया कि संरक्षण के सिद्धांत, अब यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि संरक्षण के सिद्धांत को बालक किस अवस्था में समझता है या कौन सी स्टेज में समझना प्रारंभ कर देता है। तो वहां पर वो बालक तो नहीं समझ पाता, लेकिन जब कौन यहाँ पर आता है मूर्त संक्रिय अवस्था में, जब वो आता है तो उसको ये सब चीजें समझ में आने लगती है कि जो बालक जो है छोटे छोटे चीजों को जोड़ने लगता है। मतलब यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन आ जाती, किसकी आ जाती है? ठीक, रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन को वो समझने लगता है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? विलोमीता। कहीं कहीं इसको पलटावी बोलते हैं, पलटावी। ठीक, पलटावी और विलोमिता का मतलब ये यही होता है कि जब बालक छोटे छोटे चीजों को स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझने लगता है, सीखने लगता है, तो उसमें ये चीजें बताता है यहाँ पर। तो मूर्त संक्रिय अवस्था में या कह सकते हैं
कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस में इनके मेंटल एबिलिटी के लिए इन्होंने 3 प्रकार की एबिलिटीज बताई हैं। ठीक है, मेंटल एबिलिटी के लिए 3 प्रकार की एबिलिटी बताई है। किसके लिए? मेंटल एबिलिटी के लिए। मेंटल एबिलिटी के लिए तीन के बताए हैं कि 3 होनी चाहिए इसमें। सबसे पहले 3 होती। सबसे पहले उन्होंने बोला है रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। क्या बोला है? रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट होता है सबसे पहले। रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विचारों की विलोमिता। क्या बोलते हैं? विचारों की विलोमिता। विचारों की ठीक, विचारों की विलोमिता होती पहला। फिर दूसरा पॉइंट क्या होता है? दूसरे पॉइंट में आपसे कहता है, पहला तो यह, दूसरा कह रहा है कि संरक्षण तथा क्रमबद्धता का दूसरा जो होता है संरक्षण। ठीक है, दूसरा क्या होता है? संरक्षण का उसमें आ जाता है, जिसको कंजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन, संरक्षण का सिद्धांत या संरक्षण की बात उसके अंतर्गत अब समझने लग जाता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरे में कहता है कि क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग करना। मतलब कर कि यूज ऑफ सीरियल ऑर्डरिंग एंड पार्ट होल कंसेप्ट। मतलब क्या कहेंगे? यूज ऑफ सीरियल। ठीक है, यूज ऑफ सीरियल, यूज ऑफ सीरियल। ठीक है, यूज ऑफ सीरियल ऑर्डरिंग। ठीक, ऑर्डरिंग होगा, ऑर्डरिंग होगा। फिर इसके क्या हो जाएगा? ऑर्डरिंग एंड, ठीक, कह रहा है यूज ऑफ सीरियल ऑर्डरिंग एंड पार्ट होल कॉन्सेप्ट। पार्ट होल कंसेप्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे इसमें? बोलेंगे क्रमबद्धता। ठीक, क्या बोले? क्रमबद्धता तथा यह क्रमबद्धता हुआ पूर्ण अंश। क्रमबद्धता व पूर्ण अंश संप्रत्तियों का उपयोग। संप्रत्तियों का उपयोग। ठीक, ये बताता है यहाँ पर। तो ये 3 क्वालिटीज इसमें मेंटल एबिलिटी के लिए इन्होंने बताया, मानसिक योग्यताओं के लिए इन्होंने बताया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बताया ये सब चीजें। समझ में आ रहा है? अब कैसे? अब देखो 1 बाय 1 हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले विचारों की विलोमिता की बात ये कहता है कि विचारों की विलोमिता में क्या होता है? इसमें ये बताता है कि भौतिक वस्तुओं जैसे फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं, उनमें संरक्षण की सिद्धांत की प्रक्रिया को लागू करते हैं। तो स्वाभाविक अंगों को वो बालक जो है धीरे धीरे उसको सीखना जान जाता है। मतलब कि हुआ मतलब जो तीसरी महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये कह रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट, पार्ट होल कॉन्सेप्ट। मतलब बालक को अभी इससे पहले जब हम लोगों ने बताया था कि कोई भी एक बेलनाकार बर्तन है, ठीक है, उसमें पानी भरा, फिर उसको जो हमने कटोरे में डाल दिया और बालक से कहा कि बताओ किस में ज्यादा है, दोनों में एक समान। तो कहता है कि नहीं, गिलास में ज्यादा है, कटोरी में कम है। तो उसको उसका ज्ञान नहीं रहता। लेकिन जब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जब हम आते हैं, तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में उसको धीरे धीरे ये सब चीजें समझ में आने लग जाती है। फिर संरक्षण की सिद्धांत को भी वो समझने लगता है। मतलब कि रिवर्सिबिलिटी के बारे में भी जान जाता है कि चाहे इसको जिसमें भी डालो मात्रा उसकी सेम ही रहेगी।
संरक्षण के सिद्धांत को भी वो फॉलो करता है। कहता है चाहे एक कोई आकार चाहे किसी प्रकार का भी हो, उसके आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन करते लेकिन उसमें की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बालक ऐसी चीजों को समझ लेता है। फिर इसमें क्रमबद्ध, अब वो सीरियल वे से सब चीजों को सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, सीरियल वे से सब चीजों को शुरू कर दे। अब सीरियल वे से कैसे, ग्रेटर देन, लेस देन, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इन सब चीजों को जैसे बालक कहते हैं ना छोटी एबीसीडी बड़ी एबीसीडी सुनाओ, तो ये सब चीजें कंडीशन उसमें आ जाती हैं। ये पूरी की पूरी चीजें यहाँ पर क्लियर है? बताओ ये सब पॉइंट। जी सर। ठीक है, अब यहां तक आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या आएगा आपका, नेक्स्ट क्या आएगा बताओ। नेक्स्ट स्टेज कौन सी आती है आपकी? अच्छा, नेक्स्ट स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 12 से 15 वर्ष तक चलती है। ठीक है, जिसमें बच्चा कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन सीख जाता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख जाता है, मतलब होल उसका विकास हो जाता है। हाँ, चौथा जो होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 से 15 वर्ष। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि प्राथमिक कक्षाओं में कौन से बालक पढ़ते हैं? जी सर। प्रारंभिक कक्षाओं में एलिमेंट्री एजुकेशन किसको मिलता है? तो एलिमेंट्री एजुकेशन तो हमारा इन लोगों को मिलेगा। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में किसको मिलेगा बताओ? बालक जब 5 वर्ष का हो जाता है तभी तो हम उसको स्कूल भेजते हैं, और इसमें सीधे सीधे कह रहा 6 या 7 साल तो हाँ, प्राथमिक शिक्षाओं की बात इसमें करते हैं। जबकि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में हम लोग माध्यमिक शिक्षा इसमें दी जाती है। माध्यमिक शिक्षा क्या होगी आपकी 6 से क्लास 6 से स्टार्ट हो जाती है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं। ठीक, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं। लगभग ये 11-12 वर्ष की उम्र से स्टार्ट होकर 15 वर्ष तक चलता है ये। ठीक है, इसका समय जो है यहीं तक बताया। और जीन पियाजे ने यही 4 अवस्थाएं महत्वपूर्ण बताई हैं किसी भी बालक के विकास के लिए। वो ऐसे ही नहीं बताया इसको, बल्कि इसमें कई चीजों को उन्होंने अप्लाई किया, इसके बारे में जाना है समझा तब जाके बताया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट के आधार पर ही इन्होंने बताया था। अब यहाँ पर 2 चीजें आपको और मिलेंगी, याद रखिएगा इसमें। ठीक है, एक आपको एनिमिस मिलेगा और आपको ईगो कॉग्निशंस मिलेगा। अभी ये भी चीजें भी बता देंगे। एनिमिस में आता है ना, ये अभी बता देंगे, ये इसमें नहीं आता। चलो, हाँ, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में देखते हैं। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में कहते हैं कि यह जो है अवस्था जो है किशोरावस्था के अंतर्गत आती है। कहते हैं कि दिस स्टेज एक्यूर ड्यूरिंग एडोलसेंस एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक। ठीक है, ऑफ लॉजिक टू अब्स्ट्रैक्ट थॉट। ठीक, कहता है कि यह अवस्था किशोरावस्था के दौरान होती है और इसमें तर्क के अनुप्रयोग की विशेषताएं आ जाती है। इसमें अमूर्त चिंतन करने की विशेषताएं आ जाती है। मतलब कुल मिला के अगर हम देखें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में तो इसके की पॉइंट्स क्या बनेंगे, इसमें हम लोग हाइपोथेसिस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाना स्टार्ट कर देते हैं, हाइपोथेसिस मेकिंग करते हैं। ठीक, इसी में एक पॉइंट आता है ट्रायल एंड एरर करना, यहाँ पर प्रयास एवं त्रुटि करना। इसमें क्या करते हैं, कहते हैं कि बालकों का कार्य इसमें प्रयास एवं त्रुटि पर आधारित नहीं होता है। याद रखिएगा क्या करना है, लिखेंगे ट्रायल एंड एरर। ठीक, ट्रायल एंड एरर को ये क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं। क्यों, क्या कहते हैं, ट्रायल और एरर को ये निग्लेक्ट करते हैं।
ठीक, निग्लेक्ट करते हैं। इसके आधार पे ये ट्रायल और एरर के आधार पे किसी भी काम को सीख के अच्छे रूप से निकाल लेते हैं और इसका प्रयोग ये नहीं के रूप में करते हैं। क्लियर है पॉइंट ये? जी सर। सर लेकिन निग्लेक्ट करते हैं तो प्रयोग कैसे करेंगे? इसमें कह रहे हैं कि निग्लेक्ट करने का इन द सेंस कि यहाँ पर वो ट्रायल और एरर करते हैं और फिर बार बार एक ही बार वो प्रयास करते हैं और उसके बाद वो चीजें अपने बनाना शुरू कर देते। मतलब यहाँ पे हाइपोथेसिस की बात होती है कि हाइपोथेसिस मेकिंग कर देते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ट्रायल और एरर का यूज करना शुरू कर देते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं और भविष्य में जितनी भी चीजें होती हैं उनको ये सही तरीके से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें इनकी बौद्धिक क्षमताएं बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती हैं। मतलब कि औपचारिक संक्रिय अवस्था में बालकों का टोटल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने एक वर्ड दिया था, एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? इंटेलेक्चुअल। बौद्धिक संरचना को एक नाम दिया था ना हम लोगों ने, इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को। अब इस अवस्था में क्या होगा? इस अवस्था में बालक पैटर्न है ना, हाँ, बौद्धिक संरचना, बौद्धिक संगठन जो होता है उनमें छोटे छोटे संरचनाएं होती हैं, छोटे छोटे प्लान्स होते हैं, मैंने बताया था उसमें। तो वही चीज अब इसमें क्या होता है, इसकी मेन होता है कि इसमें नैतिकता का भाव आ जाता है। इसमें चारों चीजों को लेकर आने का मतलब सबसे बेटर, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा इसी को माना जाता है। क्लियर है? सबसे अच्छा इसी को मान लेते हैं हम लोग। फिर इसमें जीन पियाजे ने कहा कि हम लोगों ने चारों स्टेजेस को पढ़े, तो चारों स्टेज अवस्थाओं में ये चौथी अवस्था जो होती है सबसे जटिल होती है। सबसे जटिल नजर इसमें बालक जो है इसको समाज में और अपने नैतिकता के भाव में दोनों में सामंजस्य बैठाना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा कि बालकों के द्वारा एक अवस्था, इसीलिए जीन पियाजे ने कहा कि बालकों के द्वारा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक स्टेजेस से दूसरे स्टेजेस से जाने की जो मोबिलिटी है, जो गतिशीलता है, मोबिलिटी जो है उनकी शारीरिक मतलब बॉडी इंप्रूव, मतलब बॉडी मेच्योर होती कि नहीं होती है, इन सब चीजों पर उन्होंने ध्यान दिया कि बॉडी मेच्योर होती कि नहीं होती है, इन्वायरमेंट पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सब चीजों को लेकर ये कहते हैं और इसी के आधार पर इन्होंने बताया कि इन्वायरमेंट और फिजिकल जो होता है परिपक्वता, शारीरिक परिपक्वता जो होती, इन दोनों की वजह से ही बौद्धिक विकास की तीव्रता में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। कुछ लोगों ने ये कहा है कि गति जो होती है इसमें कुछ विभिन्न अवस्थाओं में आयु सीमा की अवधि को लेकर वो इन्होंने शंकाएं पैदा करी हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा 6 से 7 वर्ष बताया, वहीं पर आप देखोगे 2 से 3 वर्ष बताया, तो शंकाएं समाधान इनमें रही तो, लेकिन अप्रोक्सीमेट ही रही। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक, एक्सपेरिमेंट जब इन्होंने किया था तो ये 100% श्योरिटी नहीं हो पाई थी कि ये कौन सी अवस्था में, हाँ, लगभग के रूप में ही चलता है इनका सबका सब। ठीक, कोई फिक्सेबल नहीं होगा यहाँ पर। ठीक, फिक्सेबल नहीं होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर एक आपका आता है, दो चीजें मैंने बताने के लिए आपसे कहा था ना, एक आता है जीववाद। क्या आता है? इसी में पॉइंट अलग से नोट कर लीजिएगा, जीववाद। ये इसमें नहीं है, ये अलग से है। जिसको बोलते एनिमिज्म बोलते ना। बताओ, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है जीववाद के बारे में? नहीं सर, अभी आप बताओगे थोड़ा शायद याद आ जाए। पढ़ा सब है आप लोग ना, एनिमिज्म। ठीक, एनिमिज्म होता है। एनिमिज्म होता क्या है? तो इसमें कहते हैं कि जब कभी भी, ठीक है, जब कभी भी कोई भी बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझ लेता है तो जीववाद कहलाता है। मतलब कि इसमें कोई निर्जीव वस्तु को सजीव समझ लेता है तो इसे जीववाद कहा जाता है। जैसे पेड़ को चलता हुआ समझता है। हाँ, और ये किस अवस्था में आता है? ये प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में आता है। किस में आता है?
प्री कॉन्सेप्चुअल वहां पर छूट गया था, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में आता है। ठीक है। अब जैसे एक कहानी आपको बताऊं, एक छोटा बालक होता है, वो जैसे ही घर से बाहर निकलता है, 4-5 साल का बच्चा होगा, तो वो कहेगा देखो चांद जो है मेरे साथ चल रहा है। अब वो जहां जहां घूम घूम के जाएगा, वहां वहां उसके वो कहेगा देखो मेरे पीछे पीछे वो चल रहा है। तो उसमें क्या कहता है कि ये भी जीवित है और हम भी जीवित है, ये मेरा दोस्त बन गया। जब जब ऐसी भावनाएं उसमें आ जाती हैं, तो यही तो जीववाद की कहानी है कि जब कोई बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझ लेता है तो उसे जीववाद का, जैसे टेडी बियर होता है, छोटा टेडी होता है, वो कहता है ये मेरा फ्रेंड है, उसको खाना भी खिलाएगा, पानी खिलाएगा, सब कुछ करेगा। तो ये छोटे बालकों में होता है ना, 2 से लेकर 7 वर्षों तक के जो बच्चे होते हैं उनमें होता है। ये क्लियर है? ये पॉइंट बताओ जीववाद, और ये प्री कॉन्सेप्चुअल में ही आएगा आपका। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल, हाँ प्री कॉन्सेप्चुअल पूर्व संक्रिया अवस्था में ही आएगा आपका ये। ठीक है सर वो प्री ऑपरेशनल स्टेज है ना? सेकेंड वाला प्री कॉन्सेप्चुअल है। प्री ऑपरेशनल नहीं, उसको 2 भागों में बांटा ना सर ने, प्री कॉन्सेप्चुअल और इंटरैक्टिव स्टेज। एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेंगे, एग्जाम में ये पूछेंगे कौन सा आता है, तो आप लगा देंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज लगा दो। ऑब्लिक करके हम लिख लेते हैं। हाँ ऑब्लिक करके वो लिख लेना, क्योंकि जब बालक 7 वर्ष का हो जाता है तब ऐसी कंडीशन नहीं करेगा, लेकिन हाँ 3-4 साल का रहेगा, 4 साल के अंदर तक रहेगा, तो ये कंडीशन उसके अंदर रहेगी। अब फिर क्या आता है अहम केंद्रिता। अहम केंद्रिता, ठीक, इसको बोलते हैं ईगो का, ईगोसेंट्रिज्म। हाँ ईगोसेंट्रिज्म, ठीक, ईगोसेंट्रिज्म। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें देख लो ये क्या होगा। इसमें कहता है कि इस अवस्था में जो है, इस स्टेज में बालक जो होता है अपने विचारों से सही चीजों को ही मानता है, और उसे जहां लगता है कि सभी लोग उसके पीछे पड़े हैं और वह जो कर रहा है वही सही है, तो ये ऐसी अवस्था आती है। तो ये आपका प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में जाता है, जबकि ये इंट्यूटिव स्टेज में जाएगा आपका। ठीक है, ये इंट्यूटिव स्टेज में। अब बालक जो 6-7 साल का बालक जो हो जाएगा, अब वो सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, बाकी मुझे खेलने के लिए बार बार ये रोक रहे हैं, और जो है कोई भी काम हम करने जाते हैं तो रोकने लगते हैं। तो ये सब उसके अंदर क्या आता है कि ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है। तो ईगोसेंट्रिज्म की कहानी भी आप लोग समझ लो, अपने तरीके से आप लिख लो। इस अवस्था में क्या होता है, बालक अपने विचारों से अपनी चीजों को सही मानने लग जाता है। ठीक है, और वो जो चीज कभी करता है वो सोचता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ मेरे पीछे सब लोग पड़ जाते हैं, जबकि वो गलत काम कर रहा है। उसको नहीं पता है कि वो गलत काम, और लोग को पता है, लेकिन जब मना करते हैं तो लगता है कि नहीं, मुझे मेरे पीछे ही सब लोग पड़े, मुझे को परेशान कर रहे हैं सब लोग। तो उसी को बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं। क्लियर पॉइंट बताओ? यस सर। इसमें और कुछ भी बचा है क्या बताने को, देख लेते हैं। सर ये प्री ऑपरेशनल के अंतर्गत ही आएगा ना? हाँ दोनों प्री ऑपरेशनल के अंतर्गत ही आएंगे, लेकिन ये इंटरैक्टिव वाले स्टेज में जाएगा। हाँ ये इंट्यूटिव स्टेज में जाएगा। क्लियर है यहाँ पर इतनी चीजें बताओ? अब जो है आपके पॉइंट्स एकदम क्लियर हो जाने चाहिए ना, एकदम क्लियर हो जाने चाहिए। यहाँ पर किसी भी चीज में कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो अब आप पूछो। चारों स्टेजेस मैंने आपको बहुत अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है। बताओ, अगर किसी को भी अगर कोई अगर लग रहा है, डाउटफुल लग रहा है, तो आप पूछ सकते हो। नो सर क्लियर है। क्लियर ना? अब बात करते हैं इसके बाद पर्सनालिटी की,
किसकी बात करेंगे? पर्सनालिटी की। अब पर्सनालिटी में कौन कौन सी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, पर्सनालिटी होती क्या चीज है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से ये आपकी चीजें खत्म हो गई आपका, क्योंकि याद रखिएगा जीन पियाजे को बहुत अच्छे से ग्राफ बना के अपने पास चस्पा कर लीजिएगा, जहां पर आप बैठकर पढ़ते हैं। ये चारों स्टेजेस और इसकी की पॉइंट्स इसके नोट करके एकदम शॉर्ट हैंड बना लीजिएगा शॉर्ट वे में, तो वो आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा आपका। ये कह रहे शाम को 5 बजे जो है कोई और यूनिट स्टार्ट कर दे क्या? लेकिन आज फेस्टिवल है आप बोल रहे थे। आज नहीं करेंगे, मतलब लेकिन कोई और यूनिट हम सोचे, यूनिट 7 जो है छोटी है और वो जल्दी समाप्त हो जाएगी, तो सोचा यूनिट 7 स्टार्ट कर दे, उधर यूनिट 7 हो तो 3 यूनिट एक साथ चलेंगी तो ऑटोमेटिक वो चीजें होती चली जाएंगी ना। हाँ बट आपको भी तो इतना स्टैमिना चाहिए। क्या? आप सर कंटिन्यूटी लेंगे तो फिर कुछ होगा नहीं ना प्रॉब्लम? नहीं नहीं मेरे कोई प्रॉब्लम। ठीक ठीक सर। हाँ बोले सर वो रिसर्च में, हाँ रिसर्च में मुझे थोड़ा दिक्कत आती है। क्या आती, क्या दिक्कत है? मीन्स जब तो क्लास लेते हैं समझ आती हूँ, उसके बाद चला जाता है माइंड से। तो एक बार रिवीजन कर लिया करो उसको ना, एक बार उसको जो है क्लास ओवर होने के बाद जब आप नोट्स बना लेते हो तो दोबारा एक बार और देख लिया करो। जब दोबारा एक बार और आप देख लोगे तो आपको वो चीजें सही से समझ में आ जाएगी आपकी। ठीक है, जब दोबारा नहीं देखोगे तो समस्या वहीं पर बनती है। अब कहते हैं ना एक हफ्ते में एक बार रिवीजन जरूर करना चाहिए आप हम लोगों को, तो यहाँ पर वही चीज है कि अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो सब चीजें हम लोग के माइंड से स्प्लिट होना शुरू कर देगी। ठीक है, स्प्लिट होना। नहीं और सब तो ठीक ठाक है, बस रिसर्च में थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ तो रिसर्च में थोड़ा सा समय देना होगा ना आपको। ठीक है। ठीक है, या फिर आप पहली बार पढ़ेंगे इसलिए ऐसा हो रहा होगा। चलिए पर्सनालिटी की बात करते हैं। पर्सनालिटी में क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। पर्सनालिटी की बात करते हैं तो पर्सनालिटी क्या होता है सबसे पहले। पर्सनालिटी का मतलब होता है, क्या बताया थी, पर्सनालिटी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना। मतलब जो आपका पर्सनालिटी है ये लैटिन वर्ड के पर्सोना से बना है। किससे बना है? पर्सोना। ठीक है, और पर्सोना का मतलब क्या होता है? मुखौटा। क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं सर मैंने मुखौटा। तो वो सॉरी मनोज सर, मैंने तो वो आपका स्क्रीनशॉट लिया ही नहीं। चलिए जब वीडियो आपको अपलोड हो हमने जाएगा जो तब आप लिखा है वो स्क्रीनशॉट भेज देंगे। हमने जो लिखा है वो भेज देंगे। हाँ वो भेज देना। अब ठीक यहाँ पर ये हुआ कि पर्सनालिटी कह रहा है कि पर्सनालिटी लैटिन शब्द के पर्सोना शब्द से बना है। लैटिन शब्द पर्सोना से बना है। अब कहता है कि द वर्ड पर्सोना फर्स्ट यूज्ड इन ग्रीक फॉर मीनिंग ऑफ theatrical mask which the Greek actors commonly used to wear on their face before coming to the stage for action। मतलब पर्सोना शब्द का अर्थ सर्वप्रथम प्रयोग, अब देखिए यही होता है कि पर्सोना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कहां पर हुआ था? ग्रीक में। कह रहे कि ग्रीक अभिनेताओं ने इसको आमतौर पर पहनने के लिए किया था, पहनते थे, मतलब पहनावा जो पहनते थे, मुखौटा जो पहनते थे उसी को पर्सोना ये लोग बोलते थे। ग्रीक, अब देखिए लैटिन वर्ड तो है लेकिन इसको ग्रीक देश में ज्यादा यूज किया गया, जिसमें उनके जब वो अभिनय करते हैं जब, तो वो आप एक अपना मुखौटा पहन लेते हैं, उसी मुखौटे के आधार पे अपना काम करते हैं। अब जैसे एग्जांपल में दे दिया जाए, आप लोगों ने देखा होगा जो गांव देहात होता है वहां पर रामलीला होती है, ठीक है, या कोई कृष्ण लीला होती है, आपने देखा होगा, तो वहां पे आपने देखा कि जो दिन भर गाय चराता है वो शाम को कृष्ण बने हैं वहां पर। भाई कृष्ण का वेश धारण भर करके सिर पर जो है मोर का पंख लगा करके और बांसुरी लेकर के सज धज के बैठ जाते हैं, तो उनके सामने सब लोग हाथ जोड़ते हैं ना,
कि भगवान कृष्ण आ गए, भगवान कृष्ण आ गए, वहां पे नाटक। लेकिन वास्तविकता में वह व्यक्ति तो एक जो है चरवाहा रहता है, लेकिन शाम को जब वो स्टेज पर आता है तब वो भगवान बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसने मुखौटा पहन रखा है। क्या पहन रखा है? पर्सोना पहन रखा है। तो उसकी पर्सनालिटी क्या हो जाती है? दिन में तो दूसरी पर्सनालिटी है, रियल पर्सनालिटी उसकी जो है दिन में रहती है, और अनरियल जो पर्सनालिटी है जब वो स्टेज पर जाता है तब उसकी वो पर्सनालिटी बन जाती है। तो इसी चीज को इन्होंने बताया व्यक्तित्व, इसी को पर्सोना बताया, पर्सनालिटी बताया है। ठीक, पर्सनालिटी जो होती है, पर्सनालिटी को जानने के लिए ये बताया इन्होंने बताया कि इट आल्सो रिफर्स टू द हैबिट्स, एटीट्यूड्स एज वेल एज फिजिकल ट्रेट्स फॉर फिजिकल ट्रेट्स ऑफ ए person which are not same but have vary from group to group and society to society. Everyone has personality which may be good or bad. मतलब इसमें कहता है कि यहाँ पर जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, कह रहा है कि कभी कोई समूह से समूह, समाज से समाज को जोड़कर हम देखते हैं तो सब लोग अलग अलग होते हैं ना, हर किसी का व्यक्तित्व तो अलग होता है। कोई समाज में अच्छा होता है, कोई समूह में अच्छा होता है, तो कोई समाज में बुरा होता है, कोई समूह में बुरा होता है। मतलब कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति समूह में तो बुरा हो लेकिन समाज के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहा हो, या फिर हो सकता है समाज के लिए वो बुरा हो लेकिन अपने समूह के लिए वो अच्छा काम कर रहा हो। तो ये उसके व्यक्तित्व को दिखाता है, शो करता है, शो ऑफ करता है, वहां पे ना बताने का प्रयास करता है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे ये पॉइंट कि पर्सनालिटी क्या होती। पर्सनालिटी के बारे में अगर देखा जाए तो कई मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। जैसे वॉटसन की मान ले, वॉटसन ने क्या कहा था? वॉटसन ने कहा था पर्सनालिटी इज द सम, क्या है? पर्सनालिटी इज द सम ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ओवर ए लॉन्ग एनाउट पीरियड ऑफ टाइम टू गिव रिलायबल इंफॉर्मेशन। मतलब कहता है कि व्यक्तित्व उन गतिविधियों का योग होता है, जोड़ होता है, संकलन होता है जिन्हें विश्वसनीय जानकारी देने के लिए लंबे समय तक वास्तविक टिप्पणियों द्वारा खोजा जा सकता है। ठीक है, मतलब कि व्यक्तित्व जो है अनेक प्रकार की गतिविधियों का योग होता है जिसमें विश्वास किए जाने, जिसमें हम विश्वास करने के लिए लंबे समय तक उनके द्वारा उसके लिए जो भी विशेषताएं बताई जाती हैं, जो भी गुण बताए जाते हैं, उनको हमेशा जांचते और परखते रहते हैं। फिर यहीं पे वुडवर्ड की डेफिनेशन जो छोटी है इसकी लाइन आ सकती है, कहते हैं पर्सनालिटी इज द क्वालिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स टोटल बिहेवियर। मतलब कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का गुण है। क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का गुण है, ये वुडवर्थ ने बताया था। ठीक, वही आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटी की जो डेफिनेशन होती है, पर्सनालिटी की डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट आल्पोर्ट की होती है। आल्पोर्ट ने क्या बोला? आल्पोर्ट ने बोला कि पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा। चलो, तो इसमें कहता है कि इसमें क्या कह रहा है कि इसमें देखिए आल्पोर्ट ने क्या बोला? आल्पोर्ट ने बोला है कि पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला? डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या कहता है? पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विथ इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू इन्वायरमेंट। यूनिक, ठीक है, यूनिक एडजस्टमेंट। ठीक, यूनिक एडजस्टमेंट, ठीक है, यूनिक एडजस्टमेंट टू इन्वायरमेंट।
ठीक, इन्वायरमेंट की बात करता है। ये 2 पॉइंट है। कहता है आलपोर्ट कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोभौतिक मतलब कहते हैं मनोगतिक शारीरिक, हाँ, मनोगतिक या मनोशारीरिक, ठीक है। डायनेमिक में बोलते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक प्रणालियों का गतिशील पहलू है, ठीक है। मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। क्या है? मनोशारीरिक, ठीक है। आलपोर्ट बोलते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ, क्या कहते हैं, जो वातावरण के साथ या पर्यावरण के साथ उनके, ठीक है, वातावरण के साथ उनके अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करता है। क्या करता है? उनके समायोजन को निर्धारित करता है। तो यहाँ पे मनोशारीरिक चीजें होती हैं, जो डायनेमिक होती है ना, इसको मनोशारीरिक बोलते हैं, मनोशारीरिक रूप में, ठीक है। कि व्यक्तित्व, फिर से बोलेंगे, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन होता है जो वातावरण के साथ उनका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। ये है व्यक्तित्व, ठीक है। व्यक्तित्व क्या होता है? जो हमारे अंदर कोई मनोशारीरिक चीजें हैं उनको जो है गत्यात्मक संगठन के रूप में हम लोग को प्रदर्शित करता है, और जो वातावरण के साथ उनका समायोजन स्थापित करता है। हमारी पर्सनालिटी है, हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, अभी फ्रेंड सर्किल में जाएंगे तो फ्रेंड सर्किल में फ्रेंड जैसा बिहेवियर करेंगे। कहीं अगर रिलेशनशिप में जाएंगे तो रिलेटिव की तरीके बिहेव करेंगे। तो ये हमारी पर्सनालिटी है ना, हमारी हर जगह पर्सनालिटी अलग अलग है। दोस्त यारों के साथ हंसी मजाक करते हैं, थोड़ा सा खुल के आदमी रहता है। फिर अगर रिलेटिव के सामने जाता है तो रिलेटिव के सामने जो हंसी मजाक वाला जो पोर्शन है, क्या वो पर्सनालिटी वहां पर आपको दिखेगी? क्या नहीं दिखेगी, ठीक है। आप अपने फ्रेंड के साथ हो, फ्रेंड के साथ अलग रही, घर वालों के साथ अलग, तो हर जगह बिहेवियर अलग अलग होता है, हर जगह पर्सनालिटी अलग अलग होती है। आपको देखा है कि नहीं देखा है, ऐसा बताओ। जी सर, देखते ना हम लोग जैसा, हाँ सर, ठीक है। इसी में इतनी चीजें आती हैं। अब यहाँ पर कुछ आपके इतनी चीजें हो गई, डेफिनेशन तो काफी होती है इसमें। अब इसके क्या होते हैं, इनके अब पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखेंगे कि पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक या लक्षण क्या होते हैं या विशेषताएं क्या होती हैं। तो बोलेंगे पर्सनालिटी इज समथिंग, क्या बोलेंगे, पर्सनालिटी इज समथिंग विच इज यूनिक इन ईच इंडिविजुअल। मतलब व्यक्तित्व एक ऐसी चीज है जो प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती, अद्वितीय होती है। मतलब व्यक्तिगत रूप से सबकी विशेषताएं अलग अलग होती हैं। फिर कहता है कि व्यक्तित्व विशेष रूप से किसी व्यक्ति के निरंतर गुणों को संदर्भित करता है। मतलब पर्सनालिटी रिफर्स पर्टिकुलर टू परसिस्टेंस क्वालिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब कि आप कह सकते हैं कि व्यक्तित्व ये होता है जो सभी जगह अलग अलग रूप में गतिमान रहता है, सबके लिए अलग अलग बिहेवियर होता है, सबके लिए हम लोग सबके जैसा एक भाव नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि सबके लिए एक जैसी फीलिंग्स नहीं होती, सबके लिए एक जैसे विचार नहीं होते। लेकिन सब लोग कहते हैं कि जैसे सबके साथ व्यवहार कर रहे हो वैसे मेरे साथ भी बिहेवियर करो। तो ये सब क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें जो पर्सनालिटी की बात है। अब जब कभी पर्सनालिटी की बात करते हैं तो पर्सनालिटी के 2 भाग कौन बताया है, बताओ जरा। पर्सनालिटी को एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट किसने बताया है? जूंग ने बताया है, युंग ने, ठीक है। क्या बताया? एक्सट्रोवर्ट, मतलब अंतर्मुखी और बाह्यमुखी, इसी में उभयमुखी भी है ना। हाँ, इसी में उभयमुखी, जिसका ग्राफ ऐसे बनता है, ग्राफ ऐसे बना दो और ये ऐसे कर दो, ठीक। तो ये उभयमुखी हो, तो एक अंतर्मुखी एक बहिर्मुखी हो जाएगा। तो एक्सट्रोवर्ट होता है और एक इंट्रोवर्ट होता है। एक्सट्रोवर्ट में क्या होता है, इस प्रकार के व्यक्ति जो है ज्यादातर ज्यादा बाहर रहने वाले होते हैं तथा दूसरों के साथ रहना पसंद करते हैं, तथा ये लोग मतलब कहते हैं कि दिस टाइप हैज द
टेंडेंसी टू लिव मोस्टली आउटसाइड द लाइक टू लाइव विथ अदर्स। मतलब इस प्रकार के लोग ज्यादातर बाहर रहने की प्रवृत्ति होती है, मतलब घुमक्कड़ू टाइप के होते हैं और दूसरों के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, और ये फिर कहता है कि दोज, इसके बारे में बता रहे, दोज इंडिविजुअल आर हाईली सोशलाइज्ड एंड हैव कांटेक्ट विथ आउटसाइड पीपल इन द सोसाइटी। अब ऐसे कौन से लोग हैं? राजनेता लोग, आपने देखा होगा ये व्यक्ति जो है अत्यधिक सामाजिक कामों में तो होते हैं तथा समाज के बाहरी लोगों के साथ इनका उठना बैठना ज्यादा संपर्क होता है कि नहीं होता है, बताओ? यस सर। और ये लोग क्या होता जैसे है? MBA। हाँ बिल्कुल, इसमें कहते हैं कि दे वांट्स टू ज्वाइन अदर ग्रुप हु आर मोर इन नंबर। मतलब ये अधिक से अधिक समूहों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर है? लेकिन इसमें एक बुराई ये है कि इस प्रकार के लोग जो हैं बहुत ज्यादा चालाक होते हैं। जो ज्यादा लोगों के साथ उठते बैठते सब कुछ करते हैं वो लोग ज्यादा चालाक होते हैं। या फिर आप देखते हैं जो लोग ज्यादा बाहर लोगों के साथ ज्यादा उठते बैठते हैं तो ड्रिंकिंग करने लगते हैं, स्मोकिंग करने लगते हैं, फिर आपकी चोरी भी करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा लोगों के साथ मिलोगे, बैठोगे, उठोगे, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, तो अच्छाई तो कम बुराई ज्यादा मिल जाती है। सब लोगों को मिलती कि नहीं मिलती, बताओ? जी सर। इसीलिए इसमें कहते हैं कि भाई लिमिटेड चीजें हम लोग करेंगे। अब अंतर्मुखी क्या होता है? अंतर्मुखी जस्ट इसका अपोजिट होता है। अंतर्मुखी में क्या होता है कि यह कम लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं, यह हमेशा अपने कमरों में अकेले ज्यादा रहना पसंद करते हैं और बाहर जो है बहुत कम जाना पसंद करते हैं। इसमें ये होता है। लेकिन फिर भी इसमें एक होता है जो ये होता है ना बीच वाला, इसको बोलते हैं एम्बर्टिव। ठीक, क्या बोलते हैं? ठीक, एम्बर्टिव, जिसको आपने बोला था क्या बोला था आपने? उभयमुखी ना, एम्बीवर्ड। ठीक, एम्बीवर्ड होता है। एम्बीवर्ड में क्या होता है? एम्बीवर्ड पर्सनालिटी में इसमें बहिर्मुखी और अंतर्मुखी के बीच का जो तीसरा भाग होता है, मतलब इसका जो तीसरा भाग बीच वाला होता है, कहते हैं बिटवीन एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी देयर इज अ थर्ड वन टाइप कार्ड एम्बोवर्ड। ठीक है, एम्बीवर्ड। ठीक है, एम्बीवर्ड पीपल बिलोंगिंग टू द फोटो आ रहा है वीडियो, belonging to this type enjoy both the group and attended them। मतलब ये बहिर्मुखी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व के बीच का एक जो तीसरा भाग होता है इसको उभयमुखी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉल्ड बाय एम्बीवर्ट। इसको लिख लिया उभयमुखी। मुखी होता है। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? इस प्रकार के लोग जो होते हैं दोनों समूहों का आनंद लेते हैं। ये बाहर भी जाना पसंद करते हैं, अंदर भी मतलब समय पड़े तो बाहर भी जाएंगे, समय पड़ेगा तो अंदर भी रहेंगे। मतलब इनको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती है। अब बहुत ज्यादा कोई क्या होता है पर्सनल हो जाता है किसी चीज के लिए तो हम कहते हैं यार ये बहुत ज्यादा अंतर्मुखी, ये हर बात अपने ही ऊपर ले लेता है। ग्रुप में कोई बात हो रही हो, अब मान लो उस एक व्यक्ति को लेके मजाक किया हमने तो वो कहता है, तो वो गुस्सा होके रिसिया के चला जाएगा। ठीक, गुस्सा होके वहां चला कहेगा लो मेरी ही हमेशा मजाक उड़ाते, मेरे ही मजाक उड़ाते। अरे भाई मजाक नहीं उड़ाते, थोड़ा सा हंसने के लिए काम करें, आप भी हंस लो कुछ बातें बोलकर। तो वो नहीं, वो ज्यादा इंडिविजुअल रूप में ले लेते, तो ऐसे व्यक्ति को लोग इंट्रोवर्ट बोलते। लेकिन जो हमेशा सबका मजाक उड़ाता रहे तो वो एक्सट्रोवर्ट में जाएगा। लेकिन वहीं पर जो नॉर्मल बिहेवियर करे, कभी इसका कभी उसका कभी अपना, सबको मिलाकर करता है, तो वो जो है मजा लेने के लिए, आनंद लेने के लिए ऐसे लोग उभयमुखी होते हैं और ये ज्यादा परेशान नहीं होते। इनका दिमाग जो है केवल अपना, अब इन लोगों का दिमाग कैसा होता है? इनका रहता है मेन फोकस रहता है अपने पर्पस पर। क्या रहता है? हम घूमेंगे फिरेंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन मेरा मेन पर्पस जो काम है उस काम को
तो हम जो है हमेशा हमारे दिमाग में चलता रहेगा और ये हमेशा उसी काम के लिए ज्यादा परेशान नहीं रहेंगे, बल्कि सब चीजों को लेकर चलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में तीनों की बात? जी सर। ठीक, अब इसी में इसकी जो है थ्योरीज आती है। थ्योरी कौन कौन सी आएगी सबसे पहले बताओ? पर्सनालिटी की थ्योरी अगर हम बात करेंगे, पर्सनालिटी में थ्योरी कौन कौन सी आएगी? ये सर जो ये जैसे सिगमंड फ्राइड का, युंग का है। हाँ, सबसे पहले ट्रेड थ्योरी आती है ना, ट्रेड थ्योरी। जी, ट्रेड थ्योरी आएगी, ठीक, ट्रेड आएगी, टाइप्स थ्योरी आएगी आपकी, टाइप्स थ्योरी आएगी। ठीक, टाइप थ्योरी के बाद साइकोडायनेमिक थ्योरी आएगी। ठीक, साइकोडायनेमिक थ्योरी आएगी। ठीक, साइकोडायनेमिक थ्योरी के साथ साथ बिहेवियरल थ्योरी आएगी, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी आएगी। ठीक है, तो अनेक प्रकार के आपके आएंगे। सील गुण वाला कौन सा होता है बताओ? जैसे टाइप थ्योरी है, टाइप थ्योरी में शरीर संरचना के आधार पर आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये सील गुण। ये जो आपका ट्रेड थ्योरी, ट्रेड थ्योरी में नाम किसका किसका आता है बताओ जरा? आलपोर्ट और कैटल का। आलपोर्ट और कैटल का लिख लो, आलपोर्ट एंड कैटल का नाम आता है। ठीक, फिर इसके बाद टाइप थ्योरी में किसका नाम आएगा? क्रेचमर और सैडलर का। क्रेचमर, क्रेचमर होता है, कहीं क्रेचमर लिखा होता है, और सैडलर का, इसी को सर सभी रचना सिद्धांत भी बोलते हैं। हाँ, शारीरिक रचना। तो टाइप थ्योरी होती है ना जी, हाँ, ये होता है। फिर आपका और क्या बताया? साइकोडायनेमिक थ्योरी किसकी होगी बताओ? साइको एनालिटिकल या साइकोडायनेमिक? हाँ बताओ। नहीं सर, वो जो टाइप थ्योरी में क्या आएगा, सैडलर और क्रेचर। हाँ, और साइकोडायनेमिक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका फ्रायड और युंग आएंगे। क्या आएंगे? फ्रायड और युंग, फ्रायड एंड युंग आएंगे। ठीक, यहाँ पर ये आएगा। फिर बिहेवियर, व्यवहार वाली, फिर मानवता वाली अगर बात करेंगे, ह्यूमनिस्टिक वाली। ह्यूमनिस्टिक में दो ठो और नाम आएंगे। ह्यूमनिस्टिक में कौन कौन आएगा आपका? कार्ल रोजर्स, कार्ल रोजर्स आएगा, कार्ल रोजर्स आएंगे, और एक नाम और आएगा, मैस्लो का नहीं है, आवश्यकता सिद्धांत, मैस्लो का, मुर्रे का। मैस्लो और मुर्रे, ठीक, ये सबका। तो इन सबकी थ्योरीज को हम लोग वन बाय वन, रुकिएगा, टाइप थ्योरी जो है, चलो ठीक है, इतना है, इतना हम लोग देख लेंगे। टाइप थ्योरी में और नाम आता है आपको, उसका आता है एक नाम और आता है, आइजेंग का भी नाम आता है। आइजेंग का भी नाम आता है ना? जी, ठीक, तो ये तो केवल छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग कल की डेट से पर्सनालिटी की थ्योरीज को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, पर्सनालिटी की थ्योरी को जब पढ़ेंगे तो उसमें ट्रेड थ्योरी, टाइप थ्योरी, सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है वो आलपोर्ट की थ्योरी आती है, और फ्रायड की थ्योरी आती है। ठीक है, मैस्लो है, कार्ल रोजर्स है, अब और मुर्रे है, ठीक है, कैटल है। जितने लोगों की सबको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। क्लियर है? ठीक, तो अब हम लोग मिलते हैं शाम को। ठीक है, देखते हैं, आज ईद का त्योहार है, तो देखते हैं कि क्लास का शेड्यूल क्या रहता है, कि या फिर 10 या 11 बजे रख लिया जाए, जैसा बताओ। नहीं सर, 10-11 बजे रख।
हाँ, जब काम लेकिन होगा आप तो सर 10-11 बजे डाल आप लोग दीजिएगा। 11 तक में भी फुर्सत हो जाओगे ना, 11 बजे तब देखते हैं। जी हाँ, कंडीशन बनती है ये तो हम थ्योरी बताते थोड़े हैं। कुछ कंडीशन कवर हो बनेगी तो जाएंगे। हम आधे घंटे पहले आपको 1 घंटे पहले ग्रुप में डाल देंगे ना, आधे नहीं 1 घंटे पहले हम यस सूचना दे देंगे। ठीक, यस चलिए जी सर। चलिए चलिए तब तक थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद सभी को।